हेलो स्टूडेंट्स, आ न्यू टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में भी है ये। और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? स्पेक्ट्रम इज लाइट, स्कोपी मीन्स स्टडी। जब हम ऑर्गेनिक या किसी भी कंपाउंड की लाइट के थ्रू स्टडी करते हैं, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये फिजिकल में भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक में भी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कि हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एच बॉन्डिंग है या नहीं, सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है, ये सब बातें हमें किससे पता लगती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, सिस है, ट्रांस है, ई है या जेड आइसोमर है, बहुत सारी बातें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से पता लगती हैं। इनऑर्गेनिक, जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फिजिकल, जो हमारी पीक मिलती है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनकी कितनी इंटेंसिटी है, बहुत सारी बातों का हमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है। तो वन बाय वन हम सभी का स्टडी करेंगे और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैंने पेरिसाइक्लिक के बाद इसको लिया, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरिसाइक्लिक से भी कम से कम 20 नंबर का जाता है और इसमें से कम 30 नंबर का आता है। और जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताती जा रही हूँ मैं। तो आज स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट पार्ट, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम बुक्स यूज़ करते हैं, वाई आर शर्मा। इनऑर्गेनिक के लिए करते हुई, इनके एग्जाम्पल जस्ट ऐसे के ऐसे आ जाते हैं उठ के। तो हम ये पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसके बीच वेरियस टर्म्स क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है, अल्ट्रावायलेट विजिबल क्या है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। मैटर का मतलब सैंपल, जो हमारा सैंपल है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो द मैटर कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। जो हमारा सैंपल है, मैटर का मीनिंग सैंपल, जो हमारा सैंपल है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक आयंस भी हो सकता है। फिर ये जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम उसकी रेंज, क्या उस पर हमने कौन सी रेंज डाली, कितनी निकली, कितनी एब्जॉर्ब करी, वो हमें किससे पता लगता है? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर इज ए मेजर टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड और पार्टिकल इन ए मॉलिक्यूल। कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसमें हमारा क्या प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस है। फिर स्पेक्ट्रम, जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम के अंदर जाएगा तो जो आउटपुट के जरिए एक स्पेक्ट्रम बनेगा जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या उसका स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सैंपल, यानी कि प्लॉट ड्रॉ करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या एक प्लॉट है, किस किस के बीच में? एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ। वेवलेंथ के बीच में और उसके बीच में एक प्लॉट ग्राफ करते हैं कि क्या उसकी वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। उसके बेस पे सपोज करो ऐसा एक स्पेक्ट्रम बना, तो हम ये बताएंगे कि कितनी पीक पर बना, तो हमारा ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एटम हो सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरफ की एनर्जी है जो कि एटम, मॉलिक्यूल हमारे चारों तरफ होती है। EM इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज़ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि आपके नाम से इंडिकेट हो रहा है, इलेक्ट्रो कि इसमें इलेक्ट्रिकल भी एनर्जी है और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी है, मिलके बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों प्रकार की एनर्जी इसमें पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी वर वंस थॉट टू बी सेपरेटेड। इन दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील्स विद
हाउ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर विद मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब क्या हुआ कि एक एटम इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना चार्ज होकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दो चीज़ हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। जब एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और वो उस सराउंडिंग में कितना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो सराउंडिंग है वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा एटम है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट का मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करना अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव। अब ये देखिए कि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस डायग्राम को अच्छे से आप समझिएगा। जो डिस्टेंस है ये कहलाई हमारी वेवलेंथ। ये जो डायरेक्शन दिखाई प्रोपोगेशन मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड कितना इसमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है एक डायरेक्शन में, इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊं। ये बना, इसके बाद एक ही दूसरी वेव बनी। तो दो चीज़ हैं, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिकल। यानी कि ये जो पहली दिखाई ये इलेक्ट्रिकल, अब ये जो दूसरी है ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड। पहली वेव फिर से आपको हम बना के दिखाती हूं। ये पहली वेव मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहां से दूसरी वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो सब क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन डायरेक्शन। A short wavelength means that the frequency will be higher। इसको आप ऐसे ना देखो, हमें फार्मूला पता है E is equal to h nu, nu is equal to c upon lambda। It means energy directly proportional to frequency के और एनर्जी indirect proportional to 1 upon wavelength। मतलब क्या हुआ, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ग्रेटर होगी। एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी विल बी हायर, फ्रिक्वेंसी विल बी हायर, फ्रिक्वेंसी विल बी हायर, एनर्जी विल बी हायर। एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इट मीन्स एनर्जी विल बी हायर, वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ विल बी डिक्रीज, एनर्जी विल बी हायर। तो एक चीज़ हायर होगी, एक चीज़ लोअर होगी इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन द टर्म्स ऑफ वेव फ्रिक्वेंसी बोथ आर सेम। ये जो पूरा यहाँ से चला तो इसकी डिस्टेंस क्या कहलाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की पीक और ये कहलाया एपिट्यूड। जो उसकी हाइट है वो क्या कहलाई, एपिट्यूड। वेव फ्रिक्वेंसी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको बात बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंज फ्रॉम वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इसको हम पहले यहाँ देखते हैं, यानी कि आपको दिख रहा है 10 की पावर -11, 9, 7, 10, 13 ये बढ़ रही है। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि हायर वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दिस, इसे याद करने का तरीका RMI UV X गामा कॉस्मिक। 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए। RMI, आई को साफ लिख देती हूँ, याद करने का तरीका RMI UV X Y कॉस्मिक। R फॉर रेडियो,
M for micro, I for infra, UV अल्ट्रावायलेट विजिबल, X कॉस्मिक और गामा रेज। कॉस्मिक सबसे बाद में है, गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज सबसे बाद में। तो रेडियो की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो इस रूल को याद रखेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं कि कोई भी चार आपको दे दिए और आपसे पूछा हायर फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी, हायर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ, तो 6 क्वेश्चन बच गए। कोई से भी चार देंगे तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल RMI UV XY, कॉस्मिक तो नहीं पूछते हैं, RMI UV XY, तो इसकी हेल्प से आप इसमें ये बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अब यही बात यहाँ लिखी है, द वेवलेंथ बिटवीन 400 एंड 200 नैनोमीटर मेक अप द नियर अल्ट्रावायलेट रीजन। अगर वेवलेंथ हमारी 400 से 200 तक है तो वो कहाँ पर आएगी, नियर अल्ट्रावायलेट रीजन। और यदि वेवलेंथ 700 से अबव है तो वो कहाँ आएगी, फार अल्ट्रावायलेट रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी जैसा आपको दिखाया था कि वेरी शॉर्ट से कहाँ जा रहा था, ये वेरी शॉर्ट था वेवलेंथ, ये हाई थी, हाई पे हमारा रेडियो था और लो पे हमारा कॉस्मिक था। द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम 400 से 700, 400 से 200 तक अल्ट्रावायलेट है और 400 से 700 तक विजिबल रीजन है। शॉर्टर वेवलेंथ बी द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू है और हाइटर वेवलेंथ आर है। ये भी आप देखिए, विजिबल विबियोर VIBGYOR, तो क्योंकि आर से आर हायर वेवलेंथ, वॉयलेट, ब्लू की बात करूं तो ब्लू की कम है, रेड की ज़्यादा है। शॉर्टर वेवलेंथ, ये लॉन्गर वेवलेंथ, ये आपको दिख रही है, यहाँ देखो कम होती चली गई, डायग्राम से भी याद रखो। तो यहाँ पर वेवलेंथ कम होती जा रही है, दो के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है। तो आर से आर एक तरफ है। अब कभी इसमें भी पूछ लेते हैं विजिबल में, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो इसमें भी पूछ लेते हैं कि किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फाइंड दिस। ये इसका उल्टा बनाया इन्होंने, वेवलेंथ तो वहाँ से कम है, यहाँ देखो वेवलेंथ बढ़ रही है, ये विजिबल रीजन आ गया, ब्लू टू रेड, रेड की ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी कम है उसकी ज़्यादा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में रिवर्स ऑर्डर है। अब जब भी कोई इंटरेक्शन करता है इलेक्ट्रॉन, किससे करता है, मैटर। मैटर हमारा कुछ भी, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी आयंस हो सकता है। तो 3 बातें होंगी, जब ये हमारा सैंपल है, इस पर कोई भी हमने रेडिएशन डाला तो कुछ तो एब्जॉर्ब होगा, कुछ बाहर निकलेगा और कुछ स्कैटर्ड होगा। तो 3 बातें होंगी ये, कौन कौन सी, एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन होगा, इमिशन में से बाहर निकलना, स्कैटर में फैल जाना। दे हेल्प इन द स्टडी ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटेटिव क्वांटी, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस क्वांटिटी का और किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, तो उसी पर हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम आएगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इंटरेक्शन विद मैटर डिपेंड्स ऑन एनर्जी एसोसिएशन विद द रेडिएशन, कि जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एनर्जी में क्या रिलेशन है, उस पर डिपेंड कर रहा है। वेरी एनर्जेटिक रेडिएशन, वेरी एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक कैसे, RMIUVXY कॉस्मिक। अब इधर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, जब इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी
ज़्यादा होगी। तो वेरी एनर्जी मे कॉज इन इलेक्ट्रॉन टू एजेक्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। इनकी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल से इजेक्ट निकल जाता है। रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम हैव मच लेस एनर्जी देन द कॉन्केव वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल। ये आ गया, इससे एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, केवल उसके कारण वाइब्रेशन होता है। निकलता किसके कारण है? यूवी और एक्स के कारण इलेक्ट्रॉन निकलता है। माइक्रोवेव रेडिएशन इज इवन लेस एनर्जेटिक। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें RMI माइक्रो ये रहा, तो वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम होगी देन इंफ्रा। इस पर कंपेयर कर रहे हैं। इट कैन नाइदर इंड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल नॉर कैन इट कॉज वाइब्रेशन। एनर्जी कम होने के कारण ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ना ही वाइब्रेशन होगा। कॉज मॉलिक्यूल टू रोटेट, केवल मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। अल्ट्रावायलेट विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इंफ्रारेड में मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन है और माइक्रोवेव में मॉलिक्यूलर रोटेशन है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन। इसको याद करने का तरीका, एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है। एनर्जी सबसे कम है माइक्रोवेव की, तो कि रोटेट करता है। अगर आपके यहाँ माइक्रोवेव होगा तो आपने देखा होगा, हम अगर बीच में उसमें खाना रख देते हैं तो एकदम से गर्म हो जाता है, सेंटर से गर्म होता है, तो वो रोटेट कर रहा है। तो यही माइक्रोवेव रोटेशन है। इंफ्रारेड में वाइब्रेशन होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और अल्ट्रावायलेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाने की उसमें टेंडेंसी है, उसमें पावर है। क्यों? ड्यू टू हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ। तो ये बेस है, कहाँ एनर्जी कम है कहाँ एनर्जी ज़्यादा है, ये हमारा बेस है कि माइक्रोवेव में रोटेशन पढ़ रहे हैं हम। माइक्रोवेव में क्या पढ़ेंगे? रोटेशन। इंफ्रारेड में पढ़ेंगे वाइब्रेशन और अल्ट्रावायलेट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तो आपका आ गया ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आ गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा, माइक्रोवेव ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये हम कहाँ से पढ़ेंगे? वाई आर शर्मा से। इलेक्ट्रॉनिक, मॉलिक्यूलर एंड रोटेशन, ये पार्ट है फिजिकल का, ये हम कहाँ से पढ़ेंगे? पूरी शर्मा पठानिया में से। अब टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, 3 प्रकार की हैं। एक एब्जॉर्प्शन, तीसरा स्कैटर और इमिशन। बाहर निकल रही है, कितना एब्जॉर्ब करा। अब जैसे कि हम एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ हम जो एब्जॉर्ब होगा उसको हम चारों तरफ फैलाएंगे। स्कैटर्ड माने एब्जॉर्ब पार्ट को ही हम चारों तरफ फैलाएंगे, जो कुछ अंदर घुसा ही नहीं वो बाहर निकल गया। अब एब्जॉर्प्शन, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय एन एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि ये हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, हमने एक रेडिएशन डाला, इसने जो पार्ट अंदर एब्जॉर्ब करा वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, विच अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ था, ट्रांजिशन होके वो अपर स्टेज में चला गया, तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन अकर्स ओनली व्हेन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैचेस द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल। कब एक्साइट होकर एब्जॉर्ब करेगा? जब दोनों की एनर्जी सेम होगी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। स्कैटरिंग में हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी scattering measure certain physical properties, measuring the amount of light that is substance scattered at certain wavelength. कुछ wavelength पे वो scattered फैल जाती है। One of the most useful application of light scattering is रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग फिनोमेना क्या है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर थर्ड आया इमिशन। एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब कब होगा? जब दोनों के एनर्जी का लेवल सेम होगा। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में
एक क्लास का दूसरे क्लास में परिवर्तन होना। इमिशन, एटम और मॉलिक्यूल दैट एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल कैन डीके टू लोअर, यानी कि अगर वो हायर से लो में आ रहा है, ये दो हमारे एनर्जी लेवल 1 एंड 2, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसने एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आ रहा है तो इसने इमिशन करा, लो से हाई पर तो एब्जॉर्प्शन, हाई से लो पर तो इमिट कर रहा है। अब जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है उसके दो लॉ हैं, एक तो है लैम्बर्ट-बियर लॉ और एक है बियर लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ क्या कह रहा है कि सपोज करो ये मेरा कॉपी है, लाइट एब्जॉर्ब करी तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस पर, कि जो मेरे मॉलिक्यूल की थिकनेस है उस पर डिपेंड कर रही है, तो वो कितना तो एब्जॉर्ब करेगा, कितना वो इमिट करेगा, कितना इमिशन करेगा। किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। इट इज सेड व्हेन द मोनोक्रोमेटिक वेव, यानी कि एक ही वेव है, एक ही छेद में से जा रही है, पतली सी जैसे दूरबीन होती है, एक छेद में से, या फिर आपने कभी देखा होगा कि हम जो मैग्नीफाइड ग्लास है उसको हम गर्म करते हैं एक ही लाइट पर, तो वो गर्म हो जाता है, हमारा हाथ भी गर्म होता है। मोनोक्रोमेटिक, एक लाइट पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, थिकनेस ऑफ द अब्जॉर्बिंग मटेरियल इंक्रीजेस, यानी कि जो थिकनेस है उस पर डिपेंड कर रही है। और नेगेटिव साइन आता है इसके, जब मैं पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। बियर लॉ, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज अ कंसंट्रेशन ऑफ द अब्जॉर्बिंग। यहाँ थिकनेस है और यहाँ कंसंट्रेशन है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे हम सी भी लेंगे, कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व करेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल में कितनी कंसंट्रेशन है। यहाँ पर केवल थिकनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो केवल हमें अभी यहाँ पे केवल बात हमें इतनी याद रखनी है कि एब्जॉर्बिंग के दो लॉ हैं, एक लैम्बर्ट और एक बियर लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, जहाँ दोनों हैं, जहाँ थिकनेस भी है और जहाँ कंसंट्रेशन भी है, उसको हमने क्या कहा, बियर लैम्बर्ट लॉ। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये पता लगते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसने कितना एब्जॉर्ब करा, कितनी थिकनेस का करा, कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, कितना उसने इमिशन किया। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स हैं, लाइट सोर्स, कि क्या लाइट ले रहे हैं, लाइट हमेशा मोनोक्रोमेटर होनी चाहिए। सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर का मतलब कि सैंपल हम किस में रखेंगे, लाइट डिटेक्टर, किससे लाइट का डिटेक्ट हो। सैंपल होल्डर मैं आपको बताऊं कैसा होता है। इस तरह की ये ट्यूब होती हैं, छोटी छोटी सी ग्लास की बनी होती हैं, जिसे हम क्यूवेट कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्लेस होता है जिसमें एक तो ब्लैंक का मतलब हम एक सोल्यूशन, जिसका हमें सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन पता है वो रखते हैं, और बाकी उसकी निकालते हैं, पहले ब्लैंक से कंपेयर करते हैं, फिर बाद में और जो हम सोल्यूशन बनाएंगे 10%, 20%, 30%, वो हम इसमें रखते चले जाते हैं। तो यहाँ भी मैं केवल आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रही हूँ, फिर एक दिन प्रैक्टिकल में ले जाके आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी कि कैसे हम करते हैं। तो लाइट सोर्स, अब जो लाइट डाली, लाइट कौन कौन सी हो सकती है, टंगस्टन हैलोजन लैंप हो सकता है, जिसकी वेवलेंथ 330 से 900 नैनोमीटर, और जो इसकी कैपेसिटी है 1200 घंटे तक इसकी कैपेसिटी रह सकती है। ये टंगस्टन हैलोजन लैंप है, ये बल्ब है, इनर्ट गैस इसके अंदर भरी है, टंगस्टन फिलामेंट है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं इसमें गैस कौन सी भरी है, इनर्ट गैस है। दूसरा, इसका सोर्स क्या है, लाइट का सोर्स है टंगस्टन लैंप। दूसरा, अगर हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन है तो हम लेंगे ड्यूटेरियम, इसकी रेंज 200 से 400 तक बताई थी, 400 तक ही याद रख लो। ड्यूटेरियम लैम्प्स आर जनरली मोर स्टेबल, इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, 500 आवर तक इसकी वो रहती है। लैम्प जनरेट कंटिन्यूस, इस लैम्प से कंटिन्यूस भी और डिसकंटिन्यूस भी दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रल निकलते हैं। ये हाइड्रोजन है, जिनॉन फ्लैश लैम्प है,
इसकी रेंज 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है। ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों तरह के वेवलेंथ निकालता है, लंबी लॉन्ग लाइफ है। ये इंस्ट्रूमेंट को हीट नहीं करता है और उसके टाइम को घटाता है। ज़ेनॉन फ्लैशलाइट, ये सब कहाँ लग रहे हैं? जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके लाइट के एलिमेंट में। ये मोनोक्रोमेटर लाइट है। मोनोक्रोमेटर एक्सेप्ट पॉली एटॉमिक इनपुट लाइट फ्रॉम ए लैम्प। मोनोक्रोमेटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एंट्रेंस स्लिट, एग्जिट स्लिट, कहाँ से तो एंटर कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है और कहाँ से वो डिस्पर्स कर रहा है। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 2 प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर हैं, सिंगल बीम एंड डबल बीम। सिंगल बीम में क्या है? इसको सबसे पहले सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाज द फर्स्ट इन्वर्टेड एट द लाइट पास थ्रू द सैंपल। सबसे पहले इसको ही इसका आविष्कार किया गया था और सबसे पहले इसको सैंपल में इसको लाइट पास करी गई थी। इन दिस केस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट डाली है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। सैंपल मस्ट बी रिमूव सो ऑल द लाइट कैन पास थ्रू। हम सैंपल को रिमूव कर करके, यानी कि सैंपल वेरिएशन सैंपल को रख के हम उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं। ये बहुत सस्ता है, हाई सेंसिटिविटी है। द डिसएडवांटेज दैट द अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द टाइम, कि इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये सिंगल बीम का लाइट सोर्स, ये मोनोक्रोमेटर लाइट, ये क्यूवेट जो मैंने आपको दिखाया था, एडजस्टेबल अपर्चर है, एडजस्टेबल कर सकते हैं, फोटो सेंसाइजर है, एम्पलीफायर है। यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग हो गई कि उसकी कितनी इंटेंसिटी का सैंपल हमारा है। डबल बीम हाई स्टेबिलिटी है, हाई कॉस्ट है। डबल बीम इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन एम टू एल्यूमिनेट ड्रिफ्ट बाय मेजर ब्लैंक एंड सैंपल, यानी कि एक हमारा ब्लैंक सोल्यूशन है, एक हमारा सैंपल है। दोनों के बीच में हम लगातार एक के बाद एक उसका कर सकते हैं। ये सैंपल, ये ब्लैंक, सोर्स डाला, मोनोक्रोमेटर डाला, चॉपर मूव करेंगे, मिरर है, सैंपल अलग हो गया, ब्लैंक अलग हो गया, ग्रिड मिरर है और डिटेक्टर से फिर यहाँ पर इसकी फिर स्प्लिट बीम मोनोक्रोमेटर। स्प्लिट बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सिमिलर टू द डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर की तरह है। इसमें बस चॉपर नहीं होता, यहाँ पर उसमें एक चॉपर था, इसमें चॉपर नहीं है। स्पेक्ट्रा आर मेजर्ड इन द सेम वे एज द डबल बीम। इसमें जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है जैसे आपको दिख रहा है, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ है, प्लॉट करेंगे तो जस्ट लाइक सेम है। फिर कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या डिफरेंस है कि कैलोरीमीटर एक जनरल टाइप है, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक दोनों से ही हम उसकी कलर और इंटेंसिटी को देख सकते हैं कि किस कलर का हम सैंपल है हमारा, उसकी इंटेंसिटी क्या है। बेसिक मेथड दोनों का सेम है। कैलोरीमीटर में केवल 3 कलर यूज होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जनरेटेड बाय आइदर ए कलर व्हील व्हेन कलर फील्ड्स और सेट्स और स्पेशली डिजाइन LED। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, प्रिज्म होता है। कैलोरीमीटर की विजिबल वेवलेंथ 400 से 700 है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड और रेडियो कहीं भी काम कर सकते हैं। इसकी केवल विजिबल लाइट के लिए 400 से 700, 200 से 400 अल्ट्रावायलेट, 400 से 700 या 800 विजिबल। अभी आपको 2 की रेंज बताई है तो आप 2 की ही रेंज याद कर लो, क्योंकि कभी कभी इसी पर छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहाँ का काम आ रहा है? एक्सरे में भी, UV में भी, इंफ्रा में और रेडियो में, ये यहाँ काम आ रहा है। तो ये पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका काम आएगा। ये इसका डायग्राम है कि लाइट सोर्स देखो, ग्रेजिंग नहीं है, बस इसमें गैल्वेनोमीटर है, फोटो इलेक्ट्रिक है, सेल है। तो स्पेक्ट्रोफोटो में ग्रेजिंग ऑफ प्रिज्म है और कैलोरीमीटर में नहीं है। कैलोरीमीटर केवल विजिबल के लिए है, ये एक्सरे, वाई, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। मैं रिकॉल करती हूँ थोड़ा सा कि एक तो आपको इसमें से जो पार्ट याद करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
रेडियो से वेवलेंथ किसकी है, क्या है। इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, वो भी आगे कराऊंगी मैं। दूसरा, कैलोरीमीटर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या है। तीसरा, जो हमारा माइक्रोवेव था, रोटेशन है, विजिबल में, आईआर में वाइब्रेशन है, और मॉलिक्यूलर अल्ट्रावायलेट में मॉलिक्यूलर है, यानी कि वो एक से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये बातें याद रखने की हैं, ये बातें याद रखने की हैं। कैलोरीमीटर इसमें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, और वो इस पूरे चैप्टर में, आज के पूरे टॉपिक में आपको केवल 3 बातें याद रखनी हैं, जिन 3 बातों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व। 200 से 400 यूवी, 400 से 800 आईआर विजिबल, आरएमआई, यूवी, एक्स, वाई, आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो एक चीज़ याद रखो, बाकी सारी ऑटोमेटिक अपने आप याद होती चली जाएंगी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज फर्स्ट लेक्चर था। थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक, क्योंकि लंबा भी है, तो सीडी से थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। तो आप अच्छे से जो भी आपकी क्वेरी आप अच्छे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत